रह गया था। चेक कर लो बेटा, साउंड ऑन चेक कर लो। तो कल बेटा कहाँ तक चर्चा हुई, शुरू किया जाए। कल हम लोगों ने आकृति के आधार पे आग्नेय चट्टानों के कुछ नाम लिखे थे, तो नाम याद हो गया। जैसे दो चार नाम उसमें से बोल सकते हैं, जैसे बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ। तो थोड़ा देख लो। उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में बांटा, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी। अंतर्भेदी को स्थान के आधार पे फिर दो भागों में बांटा, एक को हम लोगों ने कहा अधिपितलीय, एक को कहा पातालीय। चट्टानों के नाम हम सभी परिचित हो गए। बहिर्भेदी चट्टानों में बेटा कौन सा है, बेसाल्ट है, रायोलाइट है, वेरी गुड। अधिवितली में अगर बात करें तो अधिवितली में डोलेराइट है, और पाताली में अगर जाए तो ग्रेनाइट और ग्रेवो है। क्रिस्टल के आधार पे अगर देखें तो सबसे छोटे क्रिस्टल ग्रेनाइट के होते हैं। नहीं, अच्छा ग्रेवो के, वेरी गुड। पहले ही मैंने बताया कि क्रिस्टल के आकार उनके ठंडा होने की दर पे निर्भर करते हैं। कहाँ ठंडा होगा तेज, कहाँ नहीं होगा, ये आपको आइडिया लग रहा है। जो धरती के बाहर होगा डेफिनेटली वो तेज ठंडा होगा। तो बेसाल्ट और डोलेराइट, सॉरी रायोलाइट, ये तेजी से ठंडे होंगे। डोलेराइट थोड़ा कम होगा, ग्रेनाइट और कम होगा। ग्रेवो चूंकि प्लूटोनिक रॉक कहलाती है, इससे उसके क्रिस्टल बड़े होते हैं। हो गया बेटा। चलिए आकृति के आधार पर जरा देखते हैं बेटा। तो आकृति का मतलब यह है कि धरती के अंदर, है ना बेटा। अब क्रस्ट को थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा ताकि आपको आकृति दिखे। जब नीचे ही बड़े परिमाण में जमा हो जाए, एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये मैग्मा ऊपर आए और थोड़ा मशरूम के शेप में जमा हो जाए। सब आकृति के आधार पे है बेटा ड्रामा। फिर सीधा ऊपर आए। अच्छा घर पे देखा था ना, कहाँ देखा था, मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा देखा था क्योंकि चंद्रयान की लैंडिंग देख रहे थे। ठीक है, एक ये हो गया। फिर एक कुछ इस आकृति का, चम्मच के आकार का, बोले बेटा। और कुछ एकदम से सीधा। अब ये आकृति क्यों बन रही है, आइडिया लग रहा है। धरती के नीचे जैसी क्रैक्स मिली हैं, जैसी दरारें मिली हैं, उसमें मैग्मा घुसा और वहीं फंस के ठंडा हो गया, तो तरह तरह की आकृति बन गई। अब इसी में बेटा पहचानना है, ये बैथोलिथ क्या है बेटा, बैथोलिथ। लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, सील। और ये दोनों कहलाते हैं डाई। आप भी बना लो, कोई बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगे आपको, है ना बेटा। नीचे जब बड़े परिमाण में जमा होता है तो बैथोलिथ,
एक पिलर के फॉर्मेट में जब जमा हो तो क्या कहेंगे बेटा, डाइक। धरती के नीचे समतल अगर उसको प्लेन मिल गया, जैसे सिल्ली कहते हैं ना, एकदम कोई प्लेन अगर इलाका मिल गया पतला सा, उसमें घुस गया तो क्या बन गया बेटा, सील। लहरदार फॉर्मेट मिला, वेव फॉर्मेट मिला तो फैकोलिक। चम्मच के आकार की जगह मिल गई, बोले बेटा, तो क्या बोलेंगे, लोकोलिथ। ठीक है बेटा। और इसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ, मशरूम के आकार का। देखिए सबसे जरूरी है बेटा, आकृति आपको पता हो ना हो, सबसे जरूरी है कि इनका नाम पता हो, माने नाम क्या क्या है ना। तो बस थोड़ा दिमाग में रखिएगा, लिथ जिनके साथ लगा होगा वो सब अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने हैं, है ना बेटा। अब इसमें यह है कि कौन अधिवितली होगा, कौन पाताली होगा, इनकी लोकेशन देख के आइडिया लगेगा, है ना बेटा। आज बेटा इसको फाइनल करना है, चट्टानों को क्लियर करना है। आगे बढ़ा जाए। तो ये जो सब बेटा रहा अंतर्भेदी, लेकिन ध्यान रखना ऊपर जरूर लिख लेना, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। ये धरती के बाहर वाली डिजाइन नहीं है। कहाँ है बेटा, धरती के अंदर है। चले अब हेडिंग बना लीजिए बेटा, अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टान। तो अवसाद माने क्या होता है, हिंदी का शब्द है। अवसाद माने वेस्ट मटेरियल, जो शेष बचा हुआ पदार्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद। लिखें। अच्छा एक शब्द को डिफाइन करो पहले, एक नोट बनाइए पहले शुरुआत में ही, एक नोट बनाइए, नोट बना के डिफाइन करिए। चर्चा आपसे हो चुकी है लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। एक शब्द है बेटा जिसको कहते हैं भूसन्नति, सुना हुआ नाम है। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, भूसन्नति। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, जियो सिनक्लाइन। लिख लीजिए बेटा, भूसन्नति या जियोसिनक्लाइन।
लिखें, धरातल के वे ढाल वाले क्षेत्र, धरातल के वे ढाल वाले क्षेत्र या स्थान जहां, धरातल के वे ढाल वाले क्षेत्र या स्थान जहां अपर्दनकारी शक्तियां जहां क्या बेटा, अपर्दनकारी शक्तियां अपर्दित पदार्थों को, अपर्दनकारी शक्ति माने बेटा पानी, पवन, है ना बेटा, ये सब क्या है, अपर्दनकारी शक्तियां हैं। देखिए, जहां अपर्दनकारी शक्तियां अवसादों को इकट्ठा करती हैं, जहां अपर्दनकारी शक्तियां अवसादों को क्या करती हैं बेटा, कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। सामान्य रूप से छिछले सागर यानी कम गहरे सागर भूसन्नति के रूप में, छिछले सागर भूसन्नति के रूप में जाने जाते हैं। वैसे कोई ढाल वाला जो इलाका होगा बेटा, है ना, वो सागर हो ना हो, भूसन्नति कहलाता है। लेकिन पहले नंबर पे आ जाता है कौन बेटा, वो जो छिछले सागर होते हैं, क्योंकि इसमें नदियां भी लेके जाती हैं, हवा भी लेके जाती है, सब कुछ, हिमानियां भी हैं बेटा। जैसे आपने बीच में पढ़ा होगा कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में धंसाव महसूस हो रहा था, तो ज्योग्राफी में मोरन कहते हैं ऐसे इलाके को, मोरन। तो मोरन क्या होता है, ये भी अवसाद ही होता है। तो होता यह है कि जो ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर माने हिमनद, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की नदियां बहती हैं, यानी बर्फ खिसकता है। जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो बर्फ थोड़ी सी नरम होती है, मुलायम होती है शुरू में, तो पहाड़ों से खिसक के घाटियों में आती है, और जब उसका बोझ ज्यादा बढ़ता है तो फिर धीरे 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 आगे की ओर शिफ्ट करती है, यानी ढाल की ओर जाने लगती है। तो ये अपने साथ अपर्दित पदार्थ भी लेके आती है। तो बर्फ जब पिघलती है, गर्मियों में बर्फ पिघलेगी आगे के इलाकों में, तो बर्फ तो गायब हो जाती है, लेकिन वो पदार्थ जो लेके आए थे वो वहां पे इकट्ठा होते रहते हैं, धीरे 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 एक बहुत बड़ा सा इलाका बना देते हैं, जिसको ज्योग्राफी में मोरन कहते हैं। ये बड़ा अस्थिर होता है और इसमें खिसकाव या धंसाव के लक्षण देखे जाते हैं। बहरहाल, तो तमाम अपर्दनकारी शक्तियां बेटा, लेकिन पानी और हवा, हिमानी, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। हिमानी माने वही ग्लेशियर जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, लिखें। अब अवसादी चट्टानों का निर्माण थोड़ा देखते हैं, लेकिन भूसन्नति हो गया बेटा, समझ में आ गया। छिछले सागर, ढाल वाले वो स्थान जहां सारे अवसाद आके इकट्ठा होते हैं। लिखें, अब अवसादी चट्टानों का जरा निर्माण देखें। लिखें, अपर्दित पदार्थ एक लंबी अवधि तक, अपर्दित पदार्थ एक लंबी अवधि तक भूसन्नतियों में इकट्ठा होते रहते हैं। भूसन्नतियों में इकट्ठा होते रहते हैं, एक के बाद दूसरी परत का निर्माण होता रहता है, एक के बाद दूसरी परत का निर्माण होता रहता है।
यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। वो चलती ही रहती है लंबे समय तक, क्या वो प्रक्रिया चलती ही रहती है। क्लियर है बेटा? हाँ। करोड़ों वर्षों के उपरांत अवसादों की एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है। अवसादों के एक मोटी परत का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक दाब के कारण अत्यधिक दाब के कारण ये ठोस रूप ग्रहण कर लेते हैं। जिन्हें हम परतदार जिसे हम परतदार या अवसादी चट्टानें कहते हैं। जिन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? परतदार अवसादी। जो परतदार क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि परतें कोई एक दिन में नहीं बनती, ये करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया। इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें अलग अलग कलर की परतें दिखाई देती हैं। किसी खास कालखंड में किसी खास चीज का अपर्दन हुआ, फिर दूसरे का हुआ, तो परतें एक के ऊपर एक बिछती चली जाती है, जिसमें अलग अलग कलर की आपको दिखेंगी धारियां। क्लियर है बेटा? आगे लिखो। सभी जीवाश्म, चर्चा थोड़ी सी हुई थी आपसे, सभी जीवाश्म मात्र अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। पाए जाते हैं मित्र, अवसाद जाते हैं। लेकिन इन्हें हम, फैन रोकिए बेटा, इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है बेटा? तो कुछ उदाहरण है बेटा, लिखना पड़ेगा, लिखें। खड़िया, इसको चॉक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। आगे बलुआ पत्थर, ये सब निपटा लिया जाता बेटा पहले। बलुआ पत्थर क्या नाम देते हैं बेटा? सैंड स्टोन। बलुआ पत्थर को क्या कहते हैं बेटा? सैंड स्टोन। ठीक है? आगे सेल, वो टार्च वाला सेल मत समझना, सेल चट्टान का एक नाम है ना बेटा? और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बेटा कोयला। क्या है? कोयला। कोयले के बारे में किसी दिन बात आपसे हुई थी, फिर से कर लेते हैं। कोयला दो प्रकार का होता है बेटा। एक प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक माने जिसको नेचर ने बनाया है, और एक होता आर्टिफिशियल कोक।
है ना बेटा। आर्टिफिशियल कोक माने जिसको हम लोग बोलते हैं लकड़ी का कोयला। तो देखा है दोनों, मुझे लगता है। पत्थर का कोयला माने है ना, धरती से निकाला गया था पत्थर का। ठीक है। सबसे मजेदार बात है कि पत्थर का कोयला जो होता है वो भी देखने में चट्टान जैसा ही दिखता है। उतना कठोर भले ना हो, लेकिन चट्टान जैसा उसका स्वरूप दिखता है। और लकड़ी का कोयला देख के ही पता चल जाता है कि लकड़ी का है, क्योंकि लकड़ी के डंठल वंठल टाइप की चीजें उसमें दिखती हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि दोनों कोयला लकड़ी से ही बनता है। पत्थर का कोयला भी लकड़ी से बनता है और लकड़ी का कोयला भी लकड़ी से बनता है, बस बनाने वाला अलग अलग है। पत्थर के कोयले को नेचर बनाती है, प्रकृति बनाती है लकड़ी से, और लकड़ी के कोयले को मनुष्य बनाता है लकड़ी से। क्लियर है बेटा। तो लकड़ी का कोयला बनाना कोई बहुत हाई टेक्निक का मामला नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल एक तरीका है कि बहुत लो ऑक्सीजन में लकड़ी को जलाते हैं। तो जलाना शब्द बहुत अच्छा नहीं होगा, बल्कि यूं कहें सुलगाते हैं, है ना। उसके सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो सब निकल जाते हैं, सिर्फ उसका कार्बन कार्बन बचा रह जाता है। और फिर उस कार्बन को हम जब फुल ऑक्सीजन में जलाते हैं तो फिर वो जल जाता है। ऐसे देखो ना, कभी गाँवों में देखा होगा जो लकड़ी पे खाने बनते थे पहले, अब तो देखने को नहीं मिलता हुआ। तो राख में छोटे छोटे कोयले जैसे दिखते थे, बड़े नहीं, छोटे छोटे वर्टिकल दिखते थे। वही जो ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिला तो प्रॉपर नहीं जल पाए, अब वो फिर से जल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो अब ये लकड़ी का कोयला, उसको एक तरह से हाई टेम्परेचर पे सुलगाते हैं, एक तरह से कह लो, तो सारा जलीय तत्व वगैरह उसमें से निकल जाता है, कार्बन कार्बन बचा रह जाता है। प्रकृति कैसे बनाती है? प्रकृति प्रेशर देके बनाती है, दबाव देके बनाती है। एक्चुअल में जितने भी आपको कोयले कहीं भी दिखते हैं, भारत में, विदेशों में, दुनिया में कहीं भी कोयले का भंडार अगर मिलता है, वो सब लकड़ी से बने हुए हैं। बहुत बड़े बड़े वन प्रदेश धरती के नीचे दब गए, अब उनके ऊपर धीरे धीरे परतें फैलती चली गई, काफी मोटी परत हो गई मिट्टी आदि की। अब वो इसको क्रैश कर दिया, दबा दिया, और करोड़ों वर्षों से उस प्रक्रिया में पड़े हुए हैं। तो धीरे 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 प्रेशर से सारे जलीय तत्व निकल गए, वो सॉलिड हो गया, कार्बन उसका बचा रह गया। तो है तो दोनों बेटा लकड़ी से बना हो, चाहे पत्थर का कोयला हो और चाहे लकड़ी का कोयला हो। लेकिन हम लोगों का भी इरादा यहाँ पे बात करने का किसका है बेटा? पत्थर वाले कोयले को, है ना। इसमें भी आपने देखा होगा कई प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट, यानी उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम पत्थर के कोयले को भी कई भागों में बांटते हैं, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और एक सबसे थर्ड क्वालिटी का होता है जिसको पीट कहते हैं। ये सब जो डिमार्केशन है वो किस आधार पे है बेटा? कार्बन कंटेंट के आधार पे। मोर देन 90% कार्बन की मात्रा होती तो एंथ्रेसाइट होता है, 80% के आसपास बिटुमिनस, 40 to 50 के इर्द गिर्द अगर होता है तो लिग्नाइट, और 30% के आसपास होता है तो उसको पीट। यानी सबसे खराब क्वालिटी का कौन है बेटा? पीट। लिख ले। कोयला हो गया बेटा? कोयला नहीं लिखा भी, अगला कोयला लिख लो। हो गया है, लिखे। कोयला पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित होता है, परंतु यह निर्माण प्रकृति के द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के उपरांत
दबाव तथा आंतरिक ताप। पता है आपको धरती के नीचे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है ना बेटा। दबाव तथा क्या बेटा, आंतरिक ताप से उत्पन्न होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? लिखें। कार्बन की मात्रा के अनुसार, लिख लो काम आ सकता है। कार्बन की मात्रा के अनुसार इसे हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। कार्बन की मात्रा के अनुसार इसे निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक के नीचे एक लिखना बेटा। देखो एक बात बताएं, ये नहीं है महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, लेकिन हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। जानना सब कुछ है। जैसे हम लोगों की परीक्षा की तैयारी जब होती है ना, तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन सी चीजें कम महत्वपूर्ण हैं, कौन सी चीजें बहुत कम महत्वपूर्ण हैं। फिर भी हम कुछ ऐसी चीजों को भी पढ़ते हैं या पढ़ना चाहिए जो आपकी नजर में महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, क्योंकि यदा कदा उधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब बहुत छोटी क्लास की चीजें हैं बेटा। और कि कोयले का फॉर्मेट बताइए, ये सब अगर आप रटे हुए हैं और खाली यही रटे हुए हैं, बेमतलब है ये सब। शायद पूछ ले, शायद, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया और ये सब आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है, आपसे पूछा जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, ना कि एंथ्रासाइड और बिटुमिनस पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी नाम याद रहना जरूरी है, छोड़ा नहीं जा सकता, है ना बेटा। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो क ख ग घ भी पूरा पता होना चाहिए, है ना। आपको लगे कि नहीं नहीं लास्ट वालों की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़े चाहे ना पढ़े भैया जी, पढ़ लीजिएगा, भलाई इसी में है। तो लिखे बेटा, एंथ्रासाइड्स ये सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला है। एंथ्रासाइड्स, चलो पढ़ना हम ही लोगों को है बेटा, तो कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है कि कब पढ़ें, जब मन होगा तभी पढ़ लेंगे। एक बात मुझे बताइए, क्या भारत में एंथ्रासाइड्स कोयला मिलता है? नहीं, हम क्वेश्चन ही ऐसा पूछ दिए कि आप थोड़ा घबरा गए कि लग रहा है नहीं मिलता होगा, तभी तो पूछे। भारत में एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला मिलता है? नहीं, यहां नहीं तो बवाल ही खत्म। हाँ तो फिर आगे बवाल है कहाँ? नहीं, अब वो तो झारखंड और पश्चिम बंगाल और झरिया मरिया सब चल ही रहा होगा दिमाग में। भारत में बहुत थोड़ी मात्रा में एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीर में मिलता है, उन्हीं इलाकों में, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है। भारत में ज्यादातर जो कोयला है वो विटामिनस प्रकार का मिलता है। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में कोयला पश्चिम बंगाल और वो झारखंड का जहाँ ट्राई जंक्शन वाला इलाका उधर ही मिलता है, उड़ीसा का कुछ इलाका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का वो ट्राई जंक्शन पे मिलता है। ठीक, आप रट लोगे, बड़ा अच्छा है, लेकिन भूगोल में ये तो विचार करना होगा कि काहे वही मिलता है और काहे नहीं मिलता कहीं और जंगल ही नहीं था कहीं, या वन प्रदेश नहीं था। कोयला भारत का मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दी जो कोक है वहीं से मिलता है, तो उसकी वजह तो जानना चाहिए था ना। कोशिश किया कभी जानने की? नहीं, रटने की कोशिश किया। अभी वक्त है, अभी लगभग साल भर का वक्त है, सुधर जाइए, और नहीं तो इस बार भी तबाही तय है। बता रहे ना बेटा कि अभी वक्त है, समय है, अभी बहुत समय नहीं गुजरा है। परीक्षाएं अगले वर्ष जून जुलाई में होंगी, अभी सुधरने का सही वक्त है। और अगर अपने पुराने ढर्रे को नहीं छोड़ा तो रिजल्ट का पूर्वानुमान आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा रहे हैं। उसको थोड़ा सा उस डायमेंशन में जाइए बेटा।
थोड़ा सा बात करें, भारत में जो चट्टानें मिलती हैं, इंडिया में जो चट्टानें मिलती हैं, उनके कालक्रम के अनुसार, अब चट्टानें अगर होंगी तो डेफिनेटली जो तीन आपने पढ़ा है इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। अरे या तो आग्नेय होगी, या तो अवसादी होगी, या तो रूपांतरित होगी, और तो कोई होगी नहीं, तीन ही चट्टान होती है। लेकिन एक बात होता है बेटा कि भारत में जो चट्टानें मिली होंगी वो चाहे आग्नेय हो चाहे कोई हो, आग्नेय तो बहुत पुरानी भी होंगी। अरे आग्नेय तो वो चट्टानें होंगी जो धरती पे पहली पहली बार बनी, और आग्नेय तो आज भी बनती है। अभी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो आग्नेय चट्टान ही बनेगी। तो भारत में जो चट्टानें मिली हैं उनका क्रम है, किसी को याद है? ये सब महत्वपूर्ण था। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं बेटा, दीवार ढकेलने से दीवार नहीं गिरेगी, और आप दीवार ढकेल रहे हो। दीवार बनने के लिए इंटेलिजेंटली जाइए, एक ईंट निकाल दीजिए, घर जाइए, फिर अगले दिन आइए, एक ईंट निकालिए, या अगर सही मौका दिख रहा है तो दो ईंट निकाल दिए, एक दिन दीवार गिर जाएगी पक्का। लेकिन इस दीवार को आके ढकेलोगे खाली ना, एकदम सुबह नाश्ता वास्ता करके निकल पड़े और रात में 7-8 बजे तक एकदम तरबतर पसीने से ओर ढके, तो क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग? पढ़ाई दीवार ढकेलने वाली कर रहे हैं आप। कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट आना चाहिए, प्लास्टर ही उघाड़ो, कुछ करो, आउटपुट दिखना चाहिए, कुछ इसका नुकसान महसूस हो। और आप बेटा यही पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर पढ़ते हो, शाम को आउटपुट के नाम पे जीरो, कोई नया आउटपुट नहीं आ रहा, घूम घाम के उसी इलाके में रह रहे हो। तो ऐसा नहीं है बेटा, आउटपुट लाइए और क्वालिटेटिव स्टडी करिए, क्वांटिटेटिव वाला नहीं, क्वालिटेटिव, बन जाएगी बात। सबसे यही कहते हैं बेटा, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझ के नासमझ बनते हैं, कुछ लोग समझ के खाली समझ लेते हैं, कुछ लोग समझ के कर देते हैं। बस सब आप ही के हाथ में है, जो मन करे वो करे। भारत में जो चट्टानें मिलती हैं, हम बोल रहे हैं, आगे हम पढ़ाएंगे भारत का भूगोल बहुत विस्तार से, और हमारे मित्र लोग भी जो मदद कर रहे हैं आपकी ना, उनकी भी एक बड़ी भारी परेशानी, उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या पढ़ाना है, बस उनको वो पढ़ाना है जो उनको आता है। ये बड़ी भारी परेशानी है कि उनको खूब पता है कि क्या जरूरी है कंपटीशन में, अगर वो कंपटीशन दे रहे हैं या उसका अनुभव है तो। लेकिन वो जानबूझ के आपको एक अंधेरे में बनाए रखते हैं, क्योंकि जहां उनको जानकारी है वही वो पढ़ाते हैं। उस इलाके को वो जाएंगे ही नहीं जो इलाका उनको पता ही नहीं है, और जिसकी वजह से उनकी दुर्गति हुई थी। तो बड़ी भारी दुख यही है बेटा कि कम से कम टीचर को इलाके की पहचान बहुत बेहतर होनी चाहिए। कंपटीशन के लिए क्या जरूरी है, बता रहे हैं ना, आ जाएगा अगले साल। तो भारत में जो चट्टानें मिली, थोड़ा ध्यान से सुनो, अब चट्टान ही चल रही है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्किनेरा की चट्टानें, आर्किनेरा माने आद्यकल्प की चट्टानें, ये वो कालखंड है जब धरती पर पहली पहली बार चट्टानें बनी थी। दो चट्टानें भी भारत में मिलती हैं, और डेफिनेटली वो चट्टान अगर होगी तो आग्नेय ही होगी, क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो बहुत पुरानी होती हैं तो उनका रूप बदल जाता है। तो भारत में अब तक जो सबसे प्राचीन चट्टान मिली है वो मिली है बुंदेलखंड नाइस या नीस। आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट अपना रूप बदल के नीट और नाइस में हो जाती है। ये आर्किनेरा की चट्टान है, आद्यकल्प की चट्टान है। फिर भारत में मिलती है बेटा धारवाड़ क्रम की चट्टान है, फिर कडप्पा क्रम की चट्टान है। कडप्पा पिक्चर वाला मत समझिएगा, कडप्पा एक जगह का नाम है। तो कडप्पा क्रम की चट्टान है, फिर विंध्य क्रम की चट्टान है, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान है। भारत में सबसे नई चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और यही आज भारत में कोयले के रूप में मिलती है। गोंडवाना माने कोयला, कोयला माने गोंडवाना। तो जहां कोयला आपको दिख रहा है वहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अनुभव है आपको तो कोयला समझ लीजिएगा। एक्चुअली हुआ गोदावरी, दामोदर और महानदी का जो घाटी वाला इलाका है
ढाल वाला इलाका है। यहाँ धरती के वर्टिकल मूवमेंट के साक्ष्य हैं, लंबवत गति के साक्ष्य हैं, और हजारों हजार वर्ग किलोमीटर के वन प्रदेश धरती में धंस गए उसी इलाके में। गोदावरी, दामोदर और महानदी की घाटी वाला वो इलाका, वही है ट्राई जंक्शन। यानी पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और उड़ीसा। उड़ीसा में भी कोयला मिलता है, आइडिया होगा आपको। वो दब गए और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टियों का जमाव हुआ, और ये बड़े प्यार से काम नदियों ने किया, है ना बेटा। और धीरे 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 मिट्टी की मोती पर आज खोद खोद के हम निकालते हैं उस इलाके से कोयला। क्लियर है भैया जी। और आप जहां बैठे हो ना, इसका भी निर्माण नदी नहीं किया। इस उत्तर के विशाल मैदान के एक एक इंच जमीन का निर्माण नदी ने किया। आज की डेट में वहां नदी हो ना हो। कभी बोरिंग वोरिंग देखा है? बोरिंग वोरिंग, समर्सिबल का या ट्यूबवेल का या कुछ भी, तो बोरिंग करने वाले क्या ढूंढते हैं? रेत, बालू। जब बोरिंग करते करते उनको बालू मिल जाता है, तब वो समझ जाते हैं कि अब मंजिल करीब है। वही वाटर लेवल है। अच्छा चलो, वो नहीं समझ पा रहे हो। कभी नदी के किनारे तरबूज खरबूज की खेती देखा? नदियों किनारे ही होती है, तो रेत में ही सब होते हैं, पैदावार बड़ी अच्छी होती है। और नदी से 100-200 मीटर हट के जहाँ रेत फैली होती है, कभी देखा है उसी किनारे गड्ढा करते हैं, वो छोटा सा कुआं जैसा बनाते हैं। काहे के लिए? सिंचाई करने के लिए, पानी वानी डालना पड़ेगा ना। तो सिंचाई करने के लिए वहां एक छोटा सा, बहुत छोटा, ज्यादा गहरा नहीं, 8-10 फीट मुश्किल से, वो गड्ढा खोदते, उसमें पानी भरा रहता है। जानते हो क्यों? वो वाटर लेवल है। नदी का जहां वाटर लेवल है, अगर आपने गड्ढा उससे थोड़ा भी नीचे कर दिया तो नदी अपने वाटर लेवल को मेंटेन कर लेती है। ये वाटर लेवल हर जगह है, वही नहीं है, एवरीवेयर। और उसी वाटर लेवल को वो खोदते हैं, और उसी वाटर लेवल तक जब पहुंच जाते हैं तो पानी की सप्लाई होने लगती है। ठीक है भैया जी। तो ये मत समझना कि आज यहाँ बड़ा ऊंचाई वाला इलाका है, बाढ़ का पानी नहीं आता, नदी का पानी कभी नहीं आता। कभी आता था, अब नहीं आता है। ज्योग्राफी में ऐसे इलाके को भांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भांगर। एक बच्चे ने कहा इंग्लिश में सर क्या कहते हैं? भांगर ही कहते हैं। ठीक है, तो भारत के भूगोल में हम लोग आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़े बेटा। तो ये सब जरा सा नाम फिर से सुन लो। खड़िया, चौक, चूने का पत्थर। बोले बेटा, चूने का पत्थर कौन? नहीं, अंग्रेजी मत बोलो। चूने का पत्थर माने वही चूना, चौकों में बिकता है 15 रुपये किलो, वो चूने का पत्थर है। उस पत्थर की खासियत देखा है आपने? अगर इसको पानी में आप डालते हैं तो उबलने लगता है, तो उसको फिर जब उबाल लेते हैं तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। हाँ, खाने वाला तब हो जाता है, और जब तक बुझा नहीं होता तब तक लगाने वाला रहता है ना। क्योंकि उसको फिर हम लोग घर की रंगाई उंगाई करते हैं, लेकिन उसको भी बुझा के ही करते हैं। पानी में डाल देते हैं, फिर बड़ा हाई टेम्परेचर हो जाता है, उबलने लगता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर उससे घर की रंगाई उंगाई करते थे। अब कहाँ करते हैं? अब तो एशियन का डिस्टेम्पर और पेंट और फलाना धमाका बर्गर क्या आ गया मार्केट में। लेकिन ये है कि गांव में धड़ल्ले से उसका यूज किया जाता था, वही चूना है ना। और वो चूना किससे बनता है आपको पता है? भाई छिछले सागरों में या ऐसे बहुत सानिध्यों में तो बना होगा, आपने पढ़ाई है कि अभी ये चट्टानें कहाँ बनती? ये जीव जंतुओं के अस्थि अवशेष हैं। पूजा वाला कमरा भी रंगवाया था आपने उसी से। यही सब चलता रहता है हम लोग का। तो सब ठीक है, गंगा जल भर के लाते हो, है ना। और स्थिति यह है कि गंगा जल को अशुद्ध हाथ से अगर छू दिया तो कहते हैं कि खराब हो गया। और कितना शुद्ध गंगा जल का पानी, डेड बॉडी ये वो सब उसी में बह रही है।
तो इधर का मामला है शुद्ध अशुद्ध का, दिमाग का मामला है ना। वो पानी भर के लाए तो उसमें तो मरी हुई जानवर तैर रहे थे, उसमें तो डेड बॉडी तैर रही थी। वो पानी भर के लाए हो, घर का पानी अगर किसी ने छू दिया बिना नहाए धोए तो अपवित्र हो गया। देखो सारा मामला भावना का होता है। एक उदाहरण बताते 2 मिनट का। महाकुंभ लगता है ना इलाहाबाद में, तो हम लोग का मैंने 2 महाकुंभ देखा। ये बड़ा भाग्यशाली मैं हूं। इसका मतलब कि 12 साल तो मैं रहा ही। पहली बार जब मैं गया था तो महाकुंभ लगा, और दूसरी बार भी महाकुंभ लगा। तो एक्चुअल में बड़ी भीड़ हो जाती है बेटा इलाहाबाद में, और करोड़ों की भीड़ हो जाती है, तो शहर भी थोड़ा रश होने लगता है, भीड़ होने लगती है। तो सरकार सबसे मदद लेती है, पुलिस की मदद होती है, फिर बच्चे लोग जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, हॉस्टल्स वगैरह में रहने वाले, उनको यूज़ करते हैं एज ए वॉलंटियर। तो ऑफिशियल एक कार्ड वार्ड बना के दे देते हैं, तो कार्ड वार्ड लेके जब मेले में जाते हैं तो भीड़ को लगता है कि भाई ये आम आदमी नहीं है। तो जैसे रास्ता वास्ता पूछना बहुत बड़ी समस्या है, बाहर का आदमी आया है तो उसको समझ नहीं आता मेला क्षेत्र में किधर जाना है। तो वॉलंटियर की जो ड्यूटी लगती है तो उनको थोड़ा आइडिया रहता है, तो वो बस ये मदद कर देते हैं लोगों की कि संगम किधर है, फलाना किधर है, धमाका किधर है, तो ये भी तो कोई बताने वाला चाहिए। तो खैर, तो मैं भी एक बार वो शुरू शुरू में था तो हॉस्टल में आया, तो ये हुआ कौन कौन वॉलंटियर बनेगा, ये हुआ कि चलते हैं मेला में घूमना ही है, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। फॉरेनर्स बहुत आते हैं, विदेशी बहुत आते हैं। तो कोई इंडियन मूल के ही रहे होंगे, लेकिन बड़ा इंडियन तो नहीं दिख रहे थे, यूरोपियन जैसा दिख रहे थे, लेकिन बोल रहे थे थोड़ा बहुत हिंदी उंदी कुछ लोग उसमें से। और वहां तमाम एजेंट भी घूम रहे होते हैं। भारत के हर धार्मिक स्थल पे धर्म के ठेकेदार या एजेंट विद्यमान रहते हैं। वो ईश्वर से सीधा साक्षात्कार करा देते हैं, आपका हॉटलाइन उनके पास होती है। 12 उसमें एक ने धर लिया। वो बार बार ये कह रहे थे कि हमको संगम में नहाना है। संगम एक छोटा सा दायरा है, पूरा संगम थोड़ा ही है। बहुत ढेर सारे लोगों को नहीं पता होता है वो नदी के किनारे की संगम है कहाँ। तो कोई गंगा में नहा रहा है, कोई यमुना में नहा रहा है, लेकिन सही मामले में संगम तो एक खास जगह पे है। और वो जो वहाँ के लोकल हैं उनको पता है, या फिर जैसे विद्यार्थी वगैरह है उनको पता है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो एकदम जिद में आए कि ना ना हमको संगम में ही नहाना है। इधर उधर हम नहीं नहाएंगे, हम कहीं फॉरेन से आए थे तो वैसे कैसे नहा के चले जाएं। हुआ क्या कि वो एक वहाँ कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है आवास विकास की, झूसी बगल में ही है। तो उसका सारा गंदा पानी गंगा में आता है। कहाँ जाएगा भाई? जो पूरे शहर का, पूरी कॉलोनी का, आपके पूरे शहर का गंदा पानी तामसा में नहीं जाता? अरे हाँ ना बोलिए ना, वहां नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? वही तो सबसे ढाल वाला इलाका है। तो सारा वो बहुत बड़ा बड़े पाइप लगे हुए हैं जो सारा पानी, पूरे शहर की गंदगी कहाँ? गंगा में। तो साधु संतों ने बड़ा विरोध किया, तो उसको बांध बना के छोटा सा, जैसे नदी है ना, तो अब ये नदी है, अब इसमें ये नाले का पानी जा रहा है, तो इन्होंने एक थोड़ा सा ऐसे करके बांध बना दिया ताकि ये पानी यही इकट्ठा रहे, नदी में मिलने ना पाए कम से कम तब तक, जब तक मेला चल रहा है तब तक तो उसको मैनेज किया, फिर छोड़ेंगे। अब उस नालायक ने, जो एजेंट था, उसने उन लोगों को इसी में नहला दिया, कहा कि असली संगम यही है। अब बेचारे उसी में नहा वहा के बदबू ये वो। अब मन की भावना ठीक थी तो कोई परेशानी हुई नहीं, लेकिन ये कि कुछ लोगों ने देख लिया कि तो बड़ी नाइंसाफी कर रहा है, तो लोगों ने बताया कि ना ना ये नहीं, बेचारे फिर जाके इधर उधर नहाए। यही सब तो है ना बेटा, सारा मामला तो भावना का है, कोई कुछ भी करा देते हैं धर्म के नाम पे। बहरहाल चलो बेटा आगे बढ़े, अगली हेडिंग बना ले।
जी बेटा, अच्छा अभी नहीं लिखे, देखिए एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोयले के ही रूप हैं, लेकिन ज्यादातर जो भारत में यूज होता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला यूज होता है। एंथ्रासाइट बहुत हाई क्वालिटी का कोक होता है और कॉस्टली, एकदम ग्लेज आती है, चमक आती है उसमें। ये बेटा किसमें? एंथ्रासाइट में? नहीं नहीं, एंथ्रासाइट में मोर देन 90%। हाँ हाँ हाँ, मोर देन 90% इसमें कार्बन होता है, तो लगभग कार्बन ही होता है वो। और ये पीट ऊट है ना, उसको देख के आप कोयला कह ही नहीं पाओगे, दिखता ही नहीं कोयले जैसा, लेकिन वो यूज होता है बेटा। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के फर्नेस जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहां पे यूज हो जाता है, जल जाता है। नॉर्मली उसको जलाया ही नहीं जा सकता। जैसे इसको ये दुकान उकान पे भट्टी वट्टी जो जलाते हैं ना, वहां पे वो जलेगा ही नहीं, उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बड़ी बड़ी फर्नेस वगैरह जहाँ लगी हुई है फैक्ट्रियाँ, उसमें इसको यूज कर लेते हैं, पीट वगैरह को, बिटुमिनस को, अदरवाइज वो जलेगा नहीं। और ये लिग्नाइट को, बिटुमिनस सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है, क्वालिटी भी एवरेज रहती है, तो काम चल जाता है। बहरहाल आगे बढ़े बेटा, आगे लिखें, रूपांतर चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ये ध्यान रखिएगा कि जो रूपांतरित चट्टान होती है, सुनो बेटा तब लिखना, जो रूपांतरित चट्टान होती है वो निर्माण का कोई प्रकार नहीं है, वो बनी बनी चट्टानें ही अपना रूप बदलती है। माने ये चट्टान के बनने का कोई प्रोसेस नहीं है। वो क्या प्रोसेस है? वो बनी बनी चट्टानें ही अपना फॉर्मेट चेंज करती है, रूप बदलती है। वो जैसे मेकअप वाला मामला है ना, तो मेकअप से कोई दूसरा आदमी थोड़ा ही हो जाता है, वही आदमी मेकअप वेकअप कर लेता है। तो आजकल तो मेकअप करने वाले इतने खतरनाक हैं कि पहचान में ना आया कि वही आदमी है ना। तो तरह तरह का उनके पास इंस्ट्रूमेंट है आजकल। बहरहाल, तो एक तरह से कह लो चट्टानों का मेकअप है ये, यानी अपना रूप बदल लेती हैं, और रूप ऐसा बदलती हैं कि पहचान में नहीं आती कि तो वही है। वो ना पहले गाँव में बम्बई उम्बई जाते थे लोग, लौट के आते तो पहचान में नहीं आते थे कि वही है, हासा वासा भी बदल लेते थे। ये चट्टानें अपना रूप बदलती हैं। कौन चट्टानें हैं भैया? या तो आग्नेय, या तो अवसादी। बोल नहीं रहा, और कोई चट्टान तो है नहीं। इसका मतलब है कि यही चट्टानें अपने रूप को बदल लेती होंगी, और जब अपना रूप बदल लेती हैं तब इनको हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो रूप कौन बदलता होगा? हाँ, रूपांतरित का भी रूप बदलता है, ऐसा नहीं है। रूपांतरित चट्टानें फिर से रूप बदलती हैं, फिर से रूप बदलती हैं। तो रूप वही बदलेंगे भैया जो बने बनाए हों, जो है ही नहीं है वो क्या रूप बदलेंगे? अरे मेकअप तब करेंगे जब आदमी हो आदमी ही नहीं तो मेकअप किसका? तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जो रूपांतरण होता है वो अवसादी और आग्नेय का होता है, लेकिन रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण देखा गया है। जैसे आपने अभी लिखा है क्या बेटा, सेल, अवसादी चट्टानों में एक उदाहरण लिखा है ना, ये फिर स्लेट में बदलता है, स्लेट सिस्ट में बदलता है, सिस्ट फाइलाइट में बदलता है। आप देख नहीं रहे हो, रूपांतरण का भी रूपांतरण हो रहा है। स्लेट का सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है, रूपांतरित हो गई। स्लेट फिर सिस्ट में रूपांतरित होता है, रूपांतरित का फिर रूपांतरण हुआ, सिस्ट का फिर रूपांतरण हो जाता है फाइलाइट में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर प्रकार की चट्टानों का रूपांतरण होता है। अब किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लिख लें। रूपांतरित चट्टानें चट्टानों के निर्माण का कोई क्रम नहीं है। सॉरी, रूपांतरित चट्टानें चट्टानों के निर्माण का कोई प्रकार नहीं है।
रूपांतरित चट्टानें चट्टानों के निर्माण का कोई प्रकार नहीं है, वरन विभिन्न प्रकार की चट्टानें भौतिक माने फिजिकल भौतिक कारकों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, भौतिक कारकों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ठीक है बेटा, अपने मूल स्वरूप को त्याग कर, अपने मूल स्वरूप को छोड़कर नया स्वरूप धारण कर लेती हैं। मूल स्वरूप को त्याग कर छोड़कर नया स्वरूप धारण कर लेती हैं। क्लियर है बेटा? ऐसी चट्टानें मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ऐसी चट्टानें मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। फिर से सुन लो बेटा, रूपांतरित चट्टान चट्टान के निर्माण का कोई प्रकार नहीं है। ये बनी बनाई जो चट्टानें हैं उनके फिजिकल जो वेरिएबल्स हैं, भौतिक चर, जैसे अरे लिखा है ना भौतिक कारक, ताप, दाब आदि जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं इनके, और ये अब चेंज हो जाते हैं तो फिर अपना मूल स्वरूप को त्याग देते हैं, एकदम नया कलेवर धारण कर लेते हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये वही है। पक्का है? आपको यकीन होता है कि हीरा वही है? यानी कोयला, अच्छे कपड़े पहन के कोयले से बहुत दूर भागते हो। साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहन लो तो कोयला देख के थोड़ा डर लगता है कि भाई कहीं कपड़े पे ना लग जाए। और उसी के खानदान के एक व्यक्ति को आप बहुत पसंद करते हैं अच्छे कपड़े पहन के ही, तब कि वो डायमंड हो जाता है ना? कोयला ही ना डायमंड होता है। तो क्या हुआ? ये रूपांतरण हो गया। चूने का पत्थर बोरी बोरी में बेच रहे हैं वहीं पे, और जब अपना रूप बदलता है ना, ये बहुत खूबसूरत हो जाता है। तब ये हो जाता है मार्बल, तब ये हो जाता है संगमरमर, है ना? सील बट्टा देखा? कुछ दिन में नहीं दिखेगा, अभी तो दिख उख रहा हो। स्फटिक देखा? क्वार्ट्ज नहीं देखा। कभी कभी आपने नोटिस किया कुछ लोग गले में माला वाला पहनते हैं, कांच जैसा, कांच के मोतियों जैसा माला पहनते हैं, उसको स्फटिक की माला कहते हैं। हाँ भाई, ज्योतिषी लोग बताते हैं कि स्फटिक का माला पहनिए। वो कुछ और नहीं, वो सील बट्टा ही है। अगर स्फटिक ना खरीद पाए तो सील बट्टा ही लटका लें गले में, कोई परेशानी नहीं है। है ना भाई? अब हीरा ना पहन पाए तो कोयला ही लेके घूमे, क्या हर्जा है? खानदान तो सबका एक ही है ना भैया, भावना का मतलब है। चलो लिखते हैं। तो ये भौतिक कारक मतलब क्या बेटा? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। जब प्रेशर पड़ता है ना तो डेंसिटी में भी फर्क आता है। यही सब फर्क आके वो रूप बदल लेते हैं और एकदम नया कलेवर, नई डिजाइन वो ओढ़ लेते हैं, और इनकी मूल संरचना से सर्वथा भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तब इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रूपांतरित। तो लिखा जाए तो मैंने कहा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण का प्रकार तो है नहीं, रूप बदलने का ही प्रकार है। तो किससे किसमें रूप बदला है? मुझे लगता है यही है, निर्माण का कोई अलग से प्रकार तो है नहीं। तो पहले हेडिंग बना लें, एक तरफ आग्नेय और एक तरफ रूपांतरित। एक तरफ क्या बेटा? आग्नेय, और एक तरफ क्या बेटा? रूपांतरित। आग्नेय का मतलब
यह निर्माण का प्रकार है और रूपांतरित रूप बदलने का प्रकार है। तो मूल चट्टान जो है वो पहले आप लिख रहे हैं और रूप बदल के जो हो जा रही है वो बाद में लिख रहे हैं रूपांतरित के अधीन। नहीं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि इतनी लंबी लाइन खींच दी आप, तो ये संख्या बहुत नहीं है। और ये कि हर चट्टान बदल जाए ये भी जरूरी नहीं कि जितनी आग्नेय चट्टानें सबका सब रूप बदलती ही हों, ये जरूरी है नहीं, है ना बेटा। तो पहला बेसाल्ट, पहचान रहे हैं, पहचान है इनसे, जान पहचान बेसाल्ट चट्टानों से किस प्रकार की, बोले बेटा। हाँ, बहिर्भेदी है, आग्नेय चट्टान है, रूप बदलती ही है। एम्फीबोलाइट लिख दे रहे हैं बेटा। एम्फीबोलाइट कौन बेटा, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो बदल जाती है वो बदल जाती है बेटा नीस में। ग्रेवो, इसका भी बदलाव देखा गया है। तो ग्रेवो अपना रूप बदलती है तो ये हो जाती है बेटा सर्पेंटाइन। बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, याद करने में आसानी होगी, है ना बेटा। इसमें बदल जाते हैं बेटा सर्पेंटाइन में। ये तीन आग्नेय चट्टानें हैं जिनका फ्रिक्वेंटली रूपांतरण देखा गया है, जैसे बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में, ग्रेनाइट नीस में और ग्रेवो सर्पेंटाइन में। ये रूपांतरित चट्टान का नाम है बेटा। आगे वो लाइन आपकी खराब नहीं हो रही है बेटा, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो और एक तरफ लिख लो अवसादी और दूसरी तरफ तो लिखा ही है। बर्बाद होने से बचा लिया ना कॉपी आपकी। उसी में एक और क्या लिखो बेटा, अवसादी और एक तरफ तो चल ही रहा है, कौन सा। तो बारी बारी से बेटा लिखा जाए। पहले कौन सा लिखवाएं, तो लिखो पहले चूने का पत्थर। चूने का पत्थर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइमस्टोन। तो चूने का पत्थर अपना रूप बदलता है तो किस में हो जाता है बेटा, संगमरमर, मार्बल में। कितना खूबसूरत हो जाता है ना बेटा। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, ये अपना रूप बदलता है तो ये बन जाता है स्फटिक। लिख दें कि लिख लोगे, स्फटिक, क्वार्ट्ज भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। हो गया बेटा। सेल, छोटा सा सेल, ये अपना रूप बदलता है बेटा तो स्लेट में हो जाता है, स्लेट। हो गया बेटा। और अब बहुप्रतीक्षित रूप कोयला, है ना। कोयला अपना रूप बदलता है तो दो में बदल जाता है बेटा, एक तो डायमंड में भी बदलता है और एक ग्रेफाइट में भी बदल जाता है। डायमंड और क्या बेटा, ग्रेफाइट। ठीक है। अब रूपांतरित से रूपांतरण का एक ही उदाहरण बहुत अच्छा देखा जाता है बेटा, वो है सेल का। तो सेल किस में बदला, स्लेट में। तो स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान है भैया जी। स्लेट देखा है जी बेटा।
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई आज के जमाने में ना पेन लेके पैदा हो रहा है बच्चे। इसी जमाने में लिखने का एक तो पटरी हुआ करती थी, पटरी वाली पढ़ाई हुई है आपकी? हाँ, मेरी हुई है। हाँ तो उसको बड़ा चमकाना उमकाना पड़ता था, नहीं तो बड़ी पिटाई होती थी। तो फिर पटरी का जमाना गया तो एक जमाना आ गया स्लेट का, है ना बेटा? स्लेट पे किससे लिखते थे? खड़िया से, चौक से लिखते थे। खड़िया पतली पतली आती थी, उससे लिखते थे, सभी लोग लिखते थे। अब तो नया जमाना आ गया और मुझे लगता है बस आने वाले जमाने में टैब वेब पे लिखेंगे, है ना? अब यही सब होना है, बुरा गया, बाकी तो कुछ नहीं है। तो स्लेट जो है वो क्या है बेटा? रूपांतरित चट्टान है। लेकिन स्लेट भी अपना रूप बदल लेगा। तो अब की बार हेडिंग बना लो, रूपांतरित से रूपांतरित, माने दोनों तरफ रूपांतरित। एक ही उदाहरण है बेटा, ज्यादा नहीं है। स्लेट, अब इसको 20 लाइन नहीं लिखाएंगे बेटा। जैसे आप देख रहे हैं सेल है, सेल ने अपना रूप बदला स्लेट में, स्लेट ने अपना रूप बदला सिस्ट में, सिस्ट ने अपना रूप बदला फाइलाइट में। तो यहां से अगर आप देखें, ये सब रूपांतरित ही तो है, बोले बेटा? यानी सेल है, सेल से स्लेट हुआ, स्लेट से सिस्ट हुआ, सिस्ट से फाइलाइट हुआ, ये सब क्या है? रूपांतरित ही तो है, बोले बेटा? लेकिन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। हो गया बेटा? तो चट्टानों का थोड़ा सा परिचय हो गया, लेकिन ये लास्ट नहीं है, ये लिस्ट है। लिस्ट इन सेंस कि हमने प्रारंभ कर दिया है, अंत आप करिएगा किताब पढ़। क्लियर है बेटा? और दुख ये होता है कि जो हमने आपको स्टार्ट कराया है वो स्टार्ट पे ही रुके रहते। टीचर अंत नहीं होता। एक कोच जो है ना, जो बच्चे को ओलंपिक मेडल दिलवाता है, कोच ओलंपिक मेडल नहीं पाता, बच्चे पाते हैं। हुसैन बोल्ट का भी कोई कोच रहा होगा, और पीवी सिंधु का भी कोई कोच है। पीवी सिंधु का कोच ओलंपिक में मेडल नहीं जीता, पीवी सिंधु ने जीता। आपकी क्या परेशानी? हमसे आगे निकलो ना, आपको हमसे आगे जाना है। और स्थिति यह है कि हमसे आगे क्या, कहीं दूर दूर तक नहीं है, आसपास। और उम्मीद आप करते हैं कि आप आईएएस बन जाए, तो है बेटा परेशानी। आपको हमसे आगे निकलना है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी विषय को स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे समझो ना, जैसे एक पिता बच्चे को चलना सिखाता है ना? वो चलना सीख जाता है तो उसको छोड़ देता है, अब दुनिया तुम्हारी है बेटा, दौड़ो भागो, जो मन करे वो करो। वही हाल हम लोगों का होता है। हम आपको चलना सिखा दिए हैं, अब दौड़ना खुद से सीखो। और आपकी स्थिति यह है कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया, चलने लगे उंगली पकड़ के, उंगली छोड़ा, वहीं बैठ गए। पकड़िए तभी खड़े होंगे, नहीं तो हम उठने वाले नहीं हैं। ये वाली पढ़ाई ना बेटा आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी। तो थोड़ा सा किताब उताब लीजिए, यूट्यूब वाली पढ़ाई से बाहर निकल जाइए। वो सबसे गंदी पढ़ाई का तरीका है। यूट्यूब पढ़ाई का तरीका है ही नहीं है, वो सिर्फ आपको बरगलाने का तरीका है। यूट्यूब में वो आपकी भलाई करने निकले हैं। कभी आप ये विचार करते हो कोई आपकी भलाई कर? नहीं, मैं भी हूँ यूट्यूब पे, 300 से ज्यादा मेरे वीडियो हैं, एक एक घंटे के। और 300 घंटे 400 घंटे के वीडियो हैं मेरे, वो 5-5 मिनट वाले नहीं, एक एक घंटे के वीडियो हैं। और सत्य को स्वीकार करना चाहिए, यूट्यूब पे मैंने भी दिया है। तो ठीक है, आपका भला हो जाए हो जाए, लेकिन मेन टारगेट मेरा भी भला है। और अच्छी न्यूज ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है ना। तो मोनेटाइज ही चक्कर में लोग रहते हैं कि मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए। तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम,
वो हो गया, साल भर में 4000 घंटे देखा लोगों ने, और साल भर में अगर 4000 घंटे आपको देखा गया है तो ठीक ठाक देखा गया। 365 दिन में 300 दिन में अगर 4000 घंटे देखे गए तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि एक दिन में मोटा मोटा 10-15 घंटे आपको देखा गया, तभी तो 4000 घंटे हो जाएंगे बेटा। 10 घंटे अगर देखा जाए तो लगभग 3000 घंटे होंगे, तो लोग तो देख ही रहे हैं ना बेटा। अब मेरा फायदा ये कि मेरा वीडियो बड़ा है, एक बार भी अगर देखा ठीक है। वो 5 मिनट 10 मिनट वाले जो वीडियो होते हैं उनको तो 15 बार देखो तो शायद 1 घंटा हो। अब हम लोगों का थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो होता है, तो कहने का मतलब ये है कि वो सब कौन सी पढ़ाई हो रही है, वो सब बेकार की पढ़ाई है बेटा, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस पढ़ाई का मतलब तब है जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में आपको उलझन हो रही है, वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब पे उस टॉपिक को ढूंढो, उस टॉपिक को पढ़ाने वाले कई लोग मिल जाएंगे, और उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कुछ ग्रेविटी वाला लग रहा है कि बस ऐसे ही लग रहा है। तो जय महाकाल वाला है, ये चैनल पे आके हल्ला मचाएगा, जय महाकाल, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा भाई, मैं घबरा जाता हूँ, किस तरह के आदमी है भाई, शोर मचाते हैं खाली। तो यूट्यूब वगैरह के फिराक में ज्यादा मत पढ़िए, हाँ पढ़िए उनको जिनको आप पर्सनली जानते हो, क्योंकि सामने वाला बोल क्या रहा है, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। जैसे ओझा सर को पढ़ें, एस ओझा को, दुनिया जानती है। ऐसे नक्की सिद्धार्था जी हैं, उनको पढ़िए, दुनिया जानती है। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो ऐसे लोग हैं बेटा जो रिनाउंड हैं, जिन्होंने झंडे गाड़े हैं, तो वो कुछ भी पढ़ाएंगे तो खराब नहीं पढ़ाएंगे, आपको बहुत ग्रेविटी वाली चीजें पढ़ाएं। लेकिन ये जो आजकल के टोपी लगा के और टी शर्ट ब्लैक कलर की पहन के, ये सब सिर्फ बिजनेस हो रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब है कि नहीं है, उनको ग्रेविटी ढंग से है कि नहीं है, कहना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं आता, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनके अंदर ग्रेविटी है कि नहीं। अंड बंड बोलेंगे, एक फ्रेशर बच्चा है, उसको अगर कुछ नहीं पता है तो वही सब सही समझ लेता है। क्लियर है बेटा? कैसे पढ़ना? किताब खरीद लो मेरे भाई, देखो फैसला कर लो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो किताब खरीदिए, नहीं पढ़ना तो मत करो कुछ, सब पैसा वैसा बच जाएगा आपका। पैसा बचा लीजिए और जिंदगी तबाह कर लीजिए। और दूसरा, 2-4 हजार इन्वेस्ट कर दीजिए। एक आदमी एक बिजनेस खोलता है ना बेटा, एक व्यक्ति एक बिजनेस स्टेबल करता है ना, 2-4-5 लाख रुपया उसमें लगाता है, 10 लाख भी लगाता है, मेहनत करता है रातों दिन, तब 2 पैसा कमाता है। आप भी इन्वेस्ट करो, आपका भी इन्वेस्टमेंट है ये। तो आप 2-4-5 लाख मत इन्वेस्ट करो, 2-4-5 हजार तो कर दो ना, 1-1.5 लाख कर दो ना। अपनी क्षमता देख लो। दिल्ली में जो बच्चा कोचिंग कर रहा है साल भर के लिए, वो कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? अरे 2-2.5 लाख कोचिंग की फीस, और साल भर दिल्ली में रहना खाना पीना, तो 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ना कॉपी किताब लेके। आप 5 हजार कर लो ना बेटा, किताब उताब खरीद लो। और सबसे दुख की बात क्या है बेटा, जो मुझे बहुत पेन देती है, सारी बचत यही कर लेनी है। सारे पैसे की बचत आपको यही करनी है जहां आपकी जिंदगी दांव पे लगी है, तो बचा लो पैसा और देखो क्या हश्र होता है जिंदगी का। ये पैसा बचाना ना बहुत भारी पड़ जाएगा आप पर, बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कम से कम किताब उताब खरीदने वाला काम ना बेटा, कपड़े मत खरीदो, जूते चप्पल मत खरीदो, खाना कम खा लो, सब चलेगा। ये बुक वगैरह से किसी हालत में कंप्रोमाइज मत करो। और किताब जो बताया जा रहा है वो तो हर हाल में खरीद लो, जो नहीं बताया जा रहा वो भी खरीदो, वो भी खरीदिए। 200, 250, 300, 400, 500 रुपए की किताब होगी, हम अपनी कुछ जरूरतों को कम कर लेंगे। लेकिन किताब खरीदने की जो बीमारी है, मैं बता रहा हूं, वो ये कि सबसे, आपको लगता है कि सबसे खराब मेरा खर्चा है। अरे भैया तभी तो नहीं खरीदते हो, आपके दिमाग में है ये किताब खरीदना बड़ा वाहियात टाइप का खर्चा है, ये खर्चा हम करेंगे नहीं। मत करो ना, खामियाजा भुगतेंगे आप। किताब बेटा ना, मार्केट में जाओ,
बना लो कि महीने में 2-3 किताब हम जरूर खरीदेंगे। मार्केट में जाओ, बुक स्टॉल पे जाइए, टीचर बताया हो बड़ा अच्छा है, नहीं बताया हो किताब लेके देखो कि भाई फलाने की कोई किताब है, मेरा पलट के देखो, ठीक लगे वहीं खरीदो। किताब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, 2-4 फालतू जरूर हो जाएगी। ये हो जाता है कि 2-4 आपके पास फालतू किताबें हो जाती है। हाँ, मेरी लाइब्रेरी में देखो कम से कम 150 किताबें फालतू हैं। तो विद्यार्थी जीवन की बदमाशियां थी। यूनिवर्सिटी रोड पे निकले तो वही कटरा चौराहे पे ज्ञान भारती पुस्तक भंडार, काउंटर पे खड़े होकर पलटते हुए देखा, जो किताब ठीक लगी उठा लिया, ले लिया। किसी ने कहा थोड़ी था। कुछ उसमें काम की मिली, कुछ उसमें बेकार मिली, मैंने कंपटीशन की उपयोगिता नहीं थी। लेकिन किताब कोई बेकार नहीं होती, कंपटीशन में उपयोगिता है या नहीं है। तो बेटा ये सब मत करिए प्लीज। किताब एकदम धुआंधार खरीदिए, क्लियर है बेटा। और महीने में 2-3 किताब तो हर हाल में हो जानी चाहिए आपके पास। और नहीं तो मैं कह रहा हूं ना बेटा, ये एक हकीकत है जो मैंने महसूस किया है कि बच्चों को ये लगता है कि सारी बचत यही पढ़ाई में करनी है। कर लो ना बचत, और फिर जिस दिन 1 नंबर से नहीं होगा ना, उस दिन 10 लाख लेके घूमोगे, कोई 1 नंबर नहीं बढ़ाएगा आपका। 1 करोड़ लेके घूमोगे, कोई 1 नंबर नहीं बढ़ाएगा। फिर घूम घूम के चिल्लाओगे कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, ताकि लोग सहानुभूति जताएं और लोग आपको स्वर्ण पदक दे दें। सहानुभूति भले कोई जता देगा, हासिल कुछ नहीं होगा। तो 1 नंबर के लिए तो अभी तो 10 लाख देने के लिए तैयार हो, और 1 नंबर के 2,000 रुपया नहीं खर्च कर पाए। यही आपकी सोच है। तो पढ़ाई के नाम पे ही बचत मत करिए बेटा, बचत की और भी जगह है, वहां भी बचत कर लीजिए। पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है बेटा, किताबों का इसमें निवेश है, और निवेश करिए। हमारे एक मित्र आए तो उन्होंने कहा कि जो आपने पढ़ाया है सर ये पर्याप्त नहीं है। हम कहे अगर पर्याप्त है भी तो किताब पढ़िए, अगर एनफ है तो भी किताब पढ़िए। एक्चुअल में जब सही बुद्धि आपकी खुलती है, जब टेबल पे बैठते हैं, एक मोटी सी किताब खुलती है और उसमें 2-3 घंटे जब हम गहन मंथन करके पढ़ रहे होते हैं, तब आपकी चेतना, आपकी सोच, आपकी समझ विकसित होती है। और यूट्यूब से ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो टेबल पे बैठ के 2 घंटे 3 घंटे किसी एक किताब का अध्ययन करें, चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर के हिसाब से अध्ययन करें, फिर देखो ना आपका नॉलेज कितना इनहेंस होता है। वो पढ़ाई करोगे नहीं कूद कूद के। कहीं सोशल मीडिया पे एक पेज दिख गया, किसी ने पोस्ट कर दिया फलाना फलाना फलाना, बड़ा अच्छा लगा, उसको पढ़ने लगोगे। फिर कुछ और आ गया, उसको पढ़ने लगोगे। फिर कोई गाइड बुक आ गई मार्केट में, उसको गाइड बुक पढ़ा जाता है। एक कंप्यूटर की तैयारी करने वाला बच्चा गाइड बुक शुरुआत करता है। गाइड बुक से जितनी दूरी बना लो उतना ही बढ़िया है आपकी सेहत के लिए। मैं बता रहा हूं ना बेटा, अपने जीवन भर का अनुभव। टेक्स्ट बुक पढ़िए, बढ़िया किताबें पढ़िए। जीएन पांडे को पढ़िए संविधान के लिए, डीडी बसु को पढ़िए। लेकिन आपको चाहिए थोड़ा फैक्चुअल दिख जाए कहीं, वो आप पढ़ेंगे। वो लास्ट में पढ़ना, पहले टेक्स्ट बुक वगैरह निपटा लो, फिर कोई गाइड बुक लेके देख लो कि इसमें की चीजें आपको आती हैं कि नहीं। और अगर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया है ना, तो गाइड बुक के पन्ने खाली पलटोगे, क्योंकि हर पेज का हर चीज आपको आता है। वही सब है बेटा। तो समझिए, सोचिए, मर्जी आपकी बेटा। बाकी मेरा तो चिल्लाना काम है, मैं चिल्ला रहा हूँ किताब खरीदिएगा मत किसी हालत में, है ना बेटा, बर्बाद हो जाएगा पैसा।